गुड इवनिंग दोस्त। आज मैं आप लोग को बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। बिहार का प्राचीन इतिहास तो आप लोग बहुत सारे किताब से पढ़े होंगे, लेकिन मैं आप लोग को एग्जाम के जो आप लोग की 17वीं बीपीएससी एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उसी को पढ़िए और इसी को बार बार रिवीजन करते जाइए ताकि वो क्वेश्चन आपसे पूरी तरीके से सही हो जाए। आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे किताबों से पढ़ा होगा, चाहे बहुत सारे यूट्यूबर से सुने होंगे कि क्या है बिहार का इतिहास, कोई उसको लंबा लंबा प्रोसेस, कोई कुछ किताब से कोई कुछ किताब से अपना दिए होंगे। लेकिन मैं आप लोग को बिहार का इतिहास एक समरी बेस में बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को रखूंगा। ये लगभग कोशिश करूंगा 10 से 15 मिनट का वीडियो हो ताकि आप लोग को 10-15 मिनट में बिहार का प्राचीन इतिहास कहीं जाना ना पड़े अपने मोबाइल से, अपने जो भी है, या मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहां पे भी आप जा करके एक बार खाली सही निगाह से देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट, और आपका बिहार का प्राचीन इतिहास से हर एक क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं बिहार का प्राचीन इतिहास। देखिए, बिहार का प्राचीन इतिहास, अब हम इसमें मोटा मोटी जो देखते हैं दो चीज पे फोकस करते हैं कि एक तो पाषाण युग में क्या स्थिति थी बिहार की, पाषाण युग में क्या स्थिति थी, और दूसरा पाषाण युग के बाद जो ये मृधवान युग या ताम्रपाषाण युग, उसमें क्या स्थिति थी बिहार की। और एक जहां से क्योंकि हम लोग को पता है कि जो पहली बार जो लिखित इतिहास स्टार्ट होती है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, जहाँ से आपको साहित्यिक स्रोत मिलने लगते हैं, वहां से महाजनपद जो स्टार्ट होता है। तो पहला जो 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार के थे। तो बिहार का जो इतिहास होता है स्टार्ट वो महाजनपद में 3 महाजनपद से होता है। इसमें मैं 3 महाजनपद के बारे में आपको चर्चा करूंगा। बाकी आप लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़े होंगे, उसमें आप लोग देखे होंगे बहुत सारे 16 महाजनपद का राजधानी और ये सब देखे होंगे, लेकिन मैं 3 महाजनपद पे चर्चा करूंगा और इसमें भी उस चीज पे चर्चा करूंगा जो बिहार से स्पेशली जुड़ा हुआ, जो आपको और बहुत सारे बुक में वो फैक्ट नहीं मिले होंगे, जो स्पेशली बिहार से ही अथी है। जिसमें 3 जनपद महाजनपद होंगे, एक होंगे मगध, एक होंगे लिच्छवी और एक होंगे अंग। ठीक है, ये 3 महाजनपद के बारे में आपसे चर्चा किया जाएगा। अब हम इसको देखते हैं। अब देखिए, जैसे पूरा पाषाण काल में अगर हम देख पाषाण काल में अगर हम देखते हैं, पाषाण काल में अगर हम देखते हैं तो इसमें दो क्षेत्र ही मुख्य रूप से जहाँ पे पाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं। अब आपको पता है कि पाषाण काल में दो होता है, एक होता है निम्न पूरा पाषाण, एक होता है मध्य पूरा पाषाण, एक होता है आप लोग को पाषाण पाषाण युग का होता है। तो 3 पूरा पाषाण युग, इसमें जो क्षेत्र मुख्यतः है वो आपको मुंगेर के भीम बांध के पास मिलता है। मुंगेर का जो भीम बांध है वहां पे इसका ज्यादा प्रमाण मिलता है। अब पाषाण युग है तो पाषाण युग में कैसा पत्थर होगा, आपको पता है कि जो भी औजार होंगे वो पाषाण पत्थर के होंगे। और पत्थर जैसे जैसे हम विकास करते जाएंगे और मनुष्य का जैसे जैसे विकास होते जाएगा, वो पत्थर में क्या करेगा, अलग अलग कलाकारी करेगा और उसका औजार जो होगा वो नुकीला और तेज होते चला जाएगा। जैसे जैसे उसके दिमाग विकसित होते जाएगा उस तरीके से औजार भी उनका विकसित होता चला जाएगा। तो स्पेशली जो मुंगेर पाषाण काल का जो प्रमाण मिलते हैं वो मुंगेर के भीम बांध के आसपास मिलते हैं। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अगर कुछ ही बनेगा कि भाई निम्न पाषाण में कहाँ मिले, अगर 4 जगह प्लेस देता है तो उसमें आप मुंगेर के भीम बांध को आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। अब उसके बाद आता है कि मध्य पाषाण युग में, तो मध्य पाषाण युग में क्या होता है कि मध्य मध्य पाषाण काल में क्या होता है कि अब इसमें 2 क्षेत्र जुड़ जाते हैं। देखिए, आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उस पर एक चीज ध्यान दीजिए, लिंक करना स्टार्ट कीजिए कि बहुत सारा फैक्ट को आप रट नहीं पाइएगा। उसमें आपको होता है कि लिंक करना बहुत जरूरी हो जाता है कि लिंक हम कैसे आगे बढ़े। तो अगर हम मध्य पाषाण काल आते हैं, जहाँ पे मध्य पाषाण काल में क्या होता है, तो ये सूक्ष्म पाषाण संस्कृति
यहाँ पे क्योंकि सूक्ष्म पाषाण संस्कृति मतलब छोटे छोटे पत्थरों का यूज हो रहा था। और ये भी जो चीज था वो आपको मुंगेर के भीम बांध के ही आसपास मिलता है। हालांकि और भी क्षेत्र में अभी तक मिला है, लेकिन वो साहित्यिक रूप से या उसको हम ऐतिहासिक रूप से उस क्षेत्र को नहीं रखते। लेकिन जैसे ही नापाषाण संस्कृति की ओर आते हैं तो छपरा, जिसमें आपको चिरांद है और एक चेचर, तो जब नापाषाण काल में आते हैं तो नापाषाण काल में बिहार का दो स्थल यहाँ पे जुड़ जाता है। एक तो जुड़ जाता है चिरांद, जो आप लोग को पता होगा कि वो चिरांद जो है छपरा में है, और दूसरा है चेचर। चेचर कहाँ है? वैशाली में है, वैशाली में है। अब ये दो क्षेत्र आपका आगे बढ़ जाता है। इसी प्रकार से अब यहीं पे आसपास जितना है संस्कृति आपको ताम्रपाषाण तक बढ़ते चला जाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता है तो उसका कुछ प्रमाण है, वैदिक सभ्यता उसका कुछ प्रमाण, लेकिन बिहार के इतिहास से वो हम लोग को इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम बिहार के इतिहास से पढ़ते हैं तो इसकी जो वास्तविक इतिहास की शुरुआत होती है वो होती है महाजनपद काल से होता है। ठीक है, एक और फैक्ट है जो आप लोग देखिएगा, एक और फैक्ट है। अब देखिए, जैसे आप लोग को हम पीडीएफ देंगे, अब हम पीडीएफ में क्या करेंगे कि पीडीएफ का अब आपको हम एक चीज तो जैसे इसमें है कि बिहार का प्राचीनतम वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। अब ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार का प्राचीनतम वर्णन कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। और इतना नहीं, यहाँ के निवासियों को ब्रात कहा जाता था। ब्रात क्यों कहा जाता था ये आप लोग को पता है कि जो गंगा के इस पार थे, जब वहां से ज्योति लेके बढ़े तो गंडक नदी के किनारे वो ज्योति बुझ जाता है, तो यहाँ के लोग को निम्न समझा जाता है। और यही कारण है कि जब मगध का विकास होता है तो उसमें एक जो श्रेष्ठता पाने की भावना रहती है वो उसके विकास में एक सहायक होती है, जो आप लोग भली भांति जानते होंगे। तो यहाँ से देखते हैं कि ब्रात कहा जाता था। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम अंडरलाइन कर दिए हैं। अब आप इसका पीडीएफ में देख सकते हैं। अब देखिए, अब मैंने ही बताया कि प्रागैतिहासिक इतिहास के पुरातात्विक स्रोत, तो आप देख रहे होंगे कि निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण, जो भी मुख्य स्थल है वो मुंगेर है। मुंगेर में ही इनका ज्यादा चीज मिला है। उसका नापाषाण काल में चिरांद और चेचर के बारे में कहा गया है। ताम्र स्तर में ये चिरांद, भागलपुर, राजगीर, वैशाली। अब आप इसको एक कॉलम बना हुआ है, इस कॉलम को आप पीडीएफ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको समझने का ये उतना ज्यादा नहीं है, बस इसको एक दिमाग में खाका खींच लिया कि हाँ ये क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है। जैसे हर एक एज का डेवलपमेंट होता है। जैसे आप निम्न पुरापाषाण से जब उच्च पुरापाषाण बढ़ते हैं, उच्च पुरापाषाण से आप मध्य पुरापाषाण से उच्च पुरापाषाण बढ़ते हैं, उसके बाद मध्य पाषाण बढ़ते हैं, तो इसका एक डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट क्या हो रहा है? क्षेत्र का होता है, क्योंकि मनुष्य जैसे जैसे विकास करते जाता है वैसे वैसे वो आगे की ओर बढ़ता है। आगे बढ़ता है तो वहां पे अपना एक कल्चर डेवलप करता है और उस कल्चर उस क्षेत्र के नाम पे जुड़ जाता है। अब हम अगला जो हम देखते हैं कि बिहार में महाजनपद। अब महाजनपद है तो जैसा हम बताएं कि 3 महाजनपद इंपॉर्टेंट है। एक तो है मगध, जो आजकल का बिहार, पाटलिपुत्रा, गया, औरंगाबाद, नवादा, ये सब का जो क्षेत्र आता है मगध कहलाता था। दूसरा अंग में आपको 2 जिला मुख्यतः आधुनिक काल के हैं, एक होता है मुंगेर और दूसरा है भागलपुर, जिसको, और उसकी राजधानी कहाँ थी? उसकी राजधानी थी चंपा, तो उसके बारे में बताया जाएगा। तीसरा है लिच्छवी, जो आज वैशाली से स्टार्ट होके मुजफ्फरपुर, और ये कहा जाता है कि नेपाल की तराई तक इसका विस्तार था लगभग। जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहला जो गणतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जो सबसे पहले लिच्छवी गणराज्य में दिखाई पड़ता है। तो लिच्छवी जो था वो आज के डेट में वैशाली, मुजफ्फरपुर, ऐसा करके लोग कहा जाता है कि 12-13 लोग संघ बना के रहते थे, संघों का एक समूह था। इस तरीके से आपको ये चीज मिलेगा। हम पहला जो चर्चा करने जा रहे हैं वो मगध जिला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मगध राज्य के बारे में, साम्राज्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी हम टू द पॉइंट चलेंगे कि इसमें क्या क्या है, हम मोटा मोटी बताते जाएंगे किस वंश का इंपॉर्टेंट है, उसका प्रमुख कार्य क्या क्या है, और उसमें जो प्रमुख राजा है उनका कार्य क्या क्या है, उसके बारे में हम बताते हुए चले जाएंगे। अब देखिए, जैसे
अब पहला है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। जबकि आपको पता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद में जो बिहार में 3 महाजनपद थे और 16 महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली था। उसके पीछे कारण भी था इसका भौगोलिक अवस्थिति। भौगोलिक अवस्थिति 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ राजगीर है, बगल में जंगल, झारखंड का इतना बड़ा विशाल जंगल जहाँ हाथियों की संख्या, जो सेना में युद्ध में बहुत सारा काम आता था, माल को ढोने में आने उससे हर तरह का काम होता था। तीसरा चीज था कि गंगा का मैदान था और आपको पता है कि पहाड़ी नदी थी। पहाड़ी नदी होने के कारण यहाँ पे जो उनका जो मैदान होता था वो काफी उपजाऊ हो जाता था, क्योंकि आसपास पूरे पहाड़ियों से घिरी हुई थी। ऊपर से गंगा का भी मैदान था, गंगा का अस्थि था, उसके कारण उससे भी वो पूरा हर तरह से फर्टाइल था। यानी जो एक राज्य को समृद्ध होने के लिए आवश्यक शर्तें थी वो सभी कसौटी को मगध साम्राज्य पूरा कर रहा था। यही कारण है कि मगध साम्राज्य उस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरता है। अब यहाँ पे आते हैं कि हाँ, उसके अलावा योग शासक की एक सिर्फ आपके पास भौगोलिक अवस्थिति बहुत अच्छी है। अब जैसे पाकिस्तान को लीजिए, पाकिस्तान के पास क्या है, 5 नदियों की भूमि उधर भी रहती है, सिंधु का ये पूरा है, आपका समुद्र से सटा हुआ सीमा है, ऊपर मध्य एशिया का बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन एक योग शासक के अभाव में क्या हो रहा है, वो आज भी नहीं पनप पा रहा है। तो योग, आपके पास समृद्धि है, आपके पास खनिज संसाधन है, सब चीज है, मैन पावर सब चीज है, लेकिन आपके पास योग शासक नहीं। तो लेकिन मगध को उस समय एक योग शासक भी मिलता है। यही कारण है कि वो एक बेहतर शासन व्यवस्था देकर एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरता है। अब हम देखते हैं कि पहला जो शासक है बिंबिसार और अजातशत्रु, दोनों हर्यक वंश के शासक जुड़े हुए थे। तो बिंबिसार और अजातशत्रु, कहा जाता है कि बिंबिसार अजातशत्रु बुद्ध के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? बुद्ध के समकालीन थे। अगर एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि बुद्ध के समकालीन शासकों का नाम बताइए, तो आप वहां पे डिनोट कर सकते हैं कि बुद्ध के समकालीन अजातशत्रु और बिंबिसार थे। बिंबिसार लगभग 15 वर्ष की आयु में गद्दी पे सत्तारूढ़ होता है और इसका बस एक ही उद्देश्य होता है कि अपने साम्राज्य को मजबूत करना। तो आसपास के राजाओं से क्या करता है, वो वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य को मजबूत करता है। जैसे कौशल नरेश से कन्या से विवाह करना, लिच्छवी शासक की कन्या से विवाह करना, मद्रराज के कन्या से विवाह करना, इस तरीके से वो अपना साम्राज्य विस्तार करता है। हालांकि उसकी जो सोच थी, अजातशत्रु की तुलना में बिंबिसार जो था वो संबंध बनाकर अपने साम्राज्य के विस्तार पे ज्यादा फोकस करता था। यही कारण है कि अवंती जो उस समय का सबसे शक्तिशाली राज था, जब वो राजा वहां का बीमार पड़ा तो अपना वैद्य जीवक को भेज करके उनका इलाज कराने के लिए कि भाई उसका इलाज जाके कर लिया और उससे एक मधुर संबंध बनाए रखा। लेकिन इसके विपरीत जब बिंबिसार के बाद उनका अजातशत्रु आता है तो वो एक अलग रूप में आता है, वो एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के रूप में आता है। वो वैवाहिक संबंध तो बाद में देखता है, पहले अपने छल बल और ताकत के बल पे वो अपना राज्य का विस्तार करते चला जाता है। तो जिसमें 492 से 460 ईस्वी तक अजातशत्रु का शासन रहता है। इसका बचपन का नाम कुनिक था और ये अजातशत्रु सेनजीत की पुत्री से विवाह किया, काशी का क्षेत्र दहेज में लिया। एक समय था कि जब ये काशी पर आक्रमण किया तो कौशल नरेश इसका प्रतिकार किया और काशी को छीन लिया। तो दोबारा जब आक्रमण हुआ तो जब वहां आक्रमण हुआ तो समझौता होता है, तो वहां की लड़की उनकी लड़की से शादी करके काशी दहेज के रूप में ले लेता है। तो अगर पूछा, एक क्वेश्चन बनेगा कि भाई काशी किस रूप में प्राप्त हुआ था, दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था और अजातशत्रु ने इसको प्राप्त किया था। अब इसके अलावा कहा जाता है कि अजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल, इस समय जिनकी मृत्यु मगध लिच्छवी संघर्ष में हुई थी, उसमें इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मखली गोसाल कौन थे, तो एक तो क्वेश्चन बनेगा कि मखली गोसाल थे कौन, आजीवक संप्रदाय थे। दूसरा थे कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, अंग बज्जिका दे देगा, चाहे मगध अंग दे देगा, तो आपको मगध लिच्छवी के संघर्ष में हुई थी। और एक क्वेश्चन और है कि जब वो वैशाली पर अभियान कर रहे थे, तो वैशाली क्योंकि इनको जीतना था, अपने मंत्री बसाकार की मदद से, एक बार बीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि किसकी मदद से वैशाली पे अजातशत्रु ने विजय पाई, तो उसमें
सबसे पहला है बसाकार। बसाकार एक मंत्री था, सुयोग मंत्री था। तो उसने क्या किया, वैशाली पे, तो वैशाली पे जब अभियान कर रहे थे तो पाटलिपुत्रा जो गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पे था, उसमें पाटली ग्राम एक सैनिक छावनी का निर्माण किया, जो आगे चल के पाटलिपुत्रा के नाम से विख्यात हुआ। अब हम अगला चलते हैं कि अब इसका कोई और बहुत बेहतर काम नहीं था, ठीक है। फिर वो मल पे अधिकार करता है और कहा जाता है कि हाँ, अपने शासन काल के 8वें वर्ष बुद्ध में महापरिनिर्वाण के पश्चात अजातशत्रु के अवशेषों पर राजगीर में स्तूप का निर्माण कराया और सतकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया। अब इसके धर्म के स्तर पर दो काम इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो काम होता है कि जब गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण हुए, यानी मृत्यु के गले मृत्यु जब उनकी हुई, तो जो उनका अवशेष बचा हुआ था, उस अवशेष को इन्होंने क्या किया, उस अवशेष को राजगिरी में एक स्तूप का निर्माण कराया। और दूसरा, प्रथम बौद्ध संगति भी होती है सतपर्णी गुफा में, जो राजगीर में है, वो किसके शासनकाल में होती है, अजात शत्रु के शासनकाल में होती है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि महात्मा बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ तो किसके शासनकाल में हुआ, वो हुआ अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ। अब यहाँ से ये तीन चीज, ये फैक्ट खत्म हो गया। तो हमने दो शासक ही पढ़ा, एक तो पढ़ा बिंबिसार, दूसरा पढ़ा अजात शत्रु। बिंबिसार के बारे में पढ़ा कि भाई बिंबिसार वैवाहिक संबंधों द्वारा अपना क्या किए, आसपास के राज्यों के साथ संबंध स्थापित किए और अपना साम्राज्य का विस्तार किया। दूसरा, इन्होंने अच्छा, सबसे पहला स्थायी सेना रखने वाले कौन थे, स्थायी सेना भी यही रखे थे, सैन्य भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन एक बनता है कि क्यों कहा जाता था बिंबिसार को सैन्य, तो उसका एक कारण है कि स्थायी सेना को वो रखते थे, इसका ये था। उसके बाद हर्यक वंश में इनको, क्योंकि अपने पिता को ये जो अजातशत्रु है, ये अपना भाई, क्योंकि बिंबिसार दर्शक, उनका एक बेटा दर्शक था इतिहासकार के अनुसार, उनको वो अपना क्या बनाना चाहते थे, उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन ये अजातशत्रु बनने नहीं देता और पिता को हत्या कर देता है। अब इसके बाद उनका बेटा आता है उदयन या उदयन। उदयन बस एक ही चीज के लिए फेमस है, वो है राजगिरी के स्थान पे पाटलिपुत्रा ग्राम की स्थापना की, जो आगे चल के पाटलिपुत्र आज के डेट में पटना के रूप में, तो ये पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाते हैं और उदयन, ठीक है। और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसको आगे चल के शिशुनाग हत्या कर देता है और एक शिशुनाग वंश की क्या करती है, स्थापना करता है। तो ये चीज हर्यक वंश को पितृहंता भी वंश कहा गया है, पितृहंता भी कहा गया, क्योंकि सभी लोग अपने पिता का हत्या करके सत्ता में आते हैं या सत्ता रूढ़ होते हैं। अब अगला शासक है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, जिसका स्थापना किसने किया था, गवर्नर शिशुनाग ने। ये कहा जाता है कि वो काशी का उस समय गवर्नर था, तो गवर्नर जब बना था तो धीरे धीरे अपना धीरे धीरे अपना महत्वाकांक्षा आगे बढ़ता गया और महत्वाकांक्षा के आधार पे वहां उसको नागदशा का हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की और वैशाली को अपना कहाँ बनाया, राजधानी। हालांकि इसके समय मगध की दो राजधानियां थी, एक गिरिब्रज और दूसरा वैशाली, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि शिशुनाग वंश या शिशुनाग के द्वारा दो राजधानियां थी, कौन कौन, तो एक मगध और दूसरा वैशाली, ठीक है। अब इसने क्या किया, अवंती राज, जो अभी तक आप देखे होंगे कि अवंती राज बिंबिसार के समय क्या था, एक दोस्ताना व्यवहार था, लेकिन जब अजातशत्रु के समय छल बल से लड़ा जाता है, पूरी तरीके से लड़ा जाता है और वो दुश्मनी था। लेकिन जब ये शिशुनाग आते हैं तो वो क्या करते हैं, अवंती राज पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेते हैं या उसका अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त कर लेते हैं, अपने साम्राज्य मिला लेते हैं। तो अगर पूछा जाए कि अवंती जो राज था, क्योंकि ये मगध जैसा काफी शक्तिशाली राज था अवंती, लेकिन वो पूरी तरीके से किसके समय मिलता है, शिशुनाग के द्वारा मिलता है। यही क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। फिर उसका एक पुत्र हुआ कालाशोक, जो उसका उत्तराधिकारी कहलाता है। पुराणों में उसको काकवर्ण कहा गया है। अब इसमें इसका कुछ नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट एक ही चीज है कि कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली को स्थापित कर पाटलिपुत्रा को, मगध को अपना अस्थायी राजधानी बना दिया। अभी तक था कि राजधानी चेंज हो रहा था, उदयन ने क्या किया था, पाटलिपुत्रा बनाया था,
जब शिशुनाग आए तो कहे कि नहीं वैशाली और राजगिरी राजधानी रहेगा, लेकिन जब ये कालाशोक आते हैं तो वो पूरी तरीके से वो क्या करते हैं, राजधानी पाटलिपुत्रा को अस्थायी कर देते हैं और मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा के रूप में स्थापित हो जाती है। इनके शासनकाल में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति का आयोजन होता है। जैसा कि आप पढ़े कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ, अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ हुआ, सतपर्णी गुफा में हुआ। अब इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें दो संप्रदाय में बौद्ध जो है वो विभाजित हो गया, स्थविर और महासंधि, जो बाद में हीनयान और महायान कहलाए। हीनयान महायान, हीनयान मतलब होता है कि भाई हम जो बुद्ध के जो ओरिजिनल है, जो पुरानी विचार है, हम उसी का समर्थन करते हैं। महायान मतलब वहाँ पे ब्राह्मण धर्म के साथ कुछ सामंजस्य दिखता है, जैसे मूर्ति पूजा, ईश्वर का भावना, ये सबको जोड़ दिया जाता है। हीनयान में कहता है कि नहीं, एक व्यक्ति अकेले मुक्ति पाएगा, उसमें दूसरा सहायता नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि हम भगवान से भी आशीर्वाद पाके हम अपना मुक्ति पा सकते हैं। अब आते हैं कि अब स्टार्ट होता है कि नंद वंश। नंद वंश के बारे में पता चलता है कि नंद वंश, इसके बाद नंद वंश का आता है, क्योंकि पहला हमने पढ़ा हर्यक वंश, दूसरा पढ़ा शिशुनाग वंश, तीसरा पढ़ा नंद वंश। नंद वंश 344 से 321 ईसा पूर्व तक। कहा जाता है कि महापद्म नंद जो है इसके संस्थापक कहलाते हैं, और इनके समय इतना समृद्धि पे बिहार चला गया था, मगध इतना समृद्धि पे चला गया था कि इन्होंने बिहार के संसाधन का, बिहार के लोगों का, बिहार के हर चीज का बेहतर तरीके से मगध साम्राज्य का सदुपयोग किया, और मगध साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे चला गया। और इसी चरमोत्कर्ष को देख के, इसकी विशाल वैभवता, संपन्नता को देख के जो सिकंदर सम्राट था वो यहाँ पे आक्रमण करने के लिए प्रेरित भी होता है। लेकिन जब वो इधर आता है, कुछ भौगोलिक अवस्थिति थी और कुछ महापद्म नंद का जो ये था बनाया हुआ साम्राज्य था, उसकी विशालता को देख के वो किसी न किसी रूप में वापस लौट जाता है, वो आक्रमण नहीं करता है। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखते हैं कि इनको कुछ नाम से पुकारा गया है, इनको महापद्म नंद को। एक तो क्योंकि ये ब्राह्मणों के विरोधी एवं क्षत्रियों का विनाशक होने के कारण इनको सर्व छत्रांतक बोला जाता है। क्योंकि अभी तक आप देखें कि शिशुनाग वंश आया, जब आपने शिशुनाग वंश पूरी तरीके से वो बुद्ध के बौद्ध धर्म के अपोजिट थे, वो ब्राह्मण धर्म को स्थापित किया और बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से समाप्त करने पे तुला हुआ था। ठीक है, फिर इसका अंतिम शासक जो घनानंद था, कुल मिला के इसमें 9 शासक होते हैं, लेकिन अंतिम शासक घनानंद था, जिनका हत्या करके चंद्रगुप्त क्या होता है, कौटिल्य की मदद से सत्तारूढ़ होता है। ठीक है, 7वीं सदी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नंदों की अतुल संपत्ति की कहानी सुनी। ह्वेनसांग के अनुसार पाटलिपुत्र में 5 स्तूप थे जो नंद राजा के साथ बहुमूल्य पदार्थों के द्वारा संचित प्रतिनिधित्व करते थे। कहा जाता है कि जब ह्वेनसांग आया तो ह्वेनसांग भी घनानंद जो मगध साम्राज्य के जो महापद्म नंद के समय जो संपत्ति और उसकी वैभवता को वो क्या किया है, वो अपने किताब में रेखांकित किया है। और उस समय पाटलिपुत्र शिक्षा साहित्य का एक प्रमुख केंद्र भी था, जहाँ के आचार्य कौन थे, पाणिनि थे। और पाणिनि के बारे में कहा जाता है कि वो महापद्म नंद के मित्र थे। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई आप एक चीज बताइए कि व्याकरण के जो महान विद्वान पाणिनि थे वो किनके मित्र थे, या वो किसके समय के थे, तो महापद्म नंद के समय पाणिनि जी का चर्चा होता है। पाणिनि जी का एक किताब है अष्टाध्यायी, इन्हीं का एक बुक है जो आप उनको पढ़ सकते हैं। अब उसके बारे में बताया गया कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का क्या कारण है, ये एक मोटा मोटी पॉइंट है, आप इनको देख लीजिएगा, जो हम चर्चा किए हैं वही चीज होगा। ठीक है, अब पाटलिपुत्र 4 नदियों गंगा, गंडक, सोन, पुनपुन से घिरा हुआ सुरक्षित जलदूर था। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई पाटलिपुत्र एक बड़ा जलदूर था, जिससे दुश्मनों से क्या होते थे, वो बचते हुए चले जाते थे। अब आते हैं कि मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य था, और वो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सत्तारूढ़ होने में कौन मदद किया था, चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त कौटिल्य भी कहा जाता था, एक ब्राह्मण था। और इसकी एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र आपको नाम देख के लगता हो कि अर्थशास्त्र इकोनॉमी का बुक है, अर्थशास्त्र इकोनॉमी का नहीं बल्कि एक राजनीतिक बुक है। अगर क्वेश्चन बने तो एक राजनीतिक
बुक है ये ना कि आपको अर्थशास्त्र की बुक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का कब से कब 320 से 298 तक रहा, और कैसे वो घनानंद का हत्या करके सत्तारूढ़ होता है। अब इसके बारे में है कि इसका जन्म कोई कोई कुछ कास्ट से लेता है, कोई कुछ कास्ट से लेता है, कि भाई कोई कहता है ब्राह्मण है, कोई कहता है बौद्ध है, कोई कहता है जैन है, कोई कहता है दलित है। इसके लेके इतिहासकारों में क्या है, मतभेद है, लेकिन हमको इसको मत, ठीक है। जैसा अभी तक आप लोगों ने पिछली कक्षा में देखा कि चंद्रगुप्त के मौर्य के जन्म के बारे में बताया गया, कोई उसको ब्राह्मण धर्म से जोड़ते हैं, कोई उनको बौद्ध धर्म से जोड़ते हैं। फिर एक अलग हिस्टोरियन आया, बोले कि नहीं वो दलित है, कोई कहता है जनरल वर्ग से हैं। लेकिन इसके बारे में विभिन्न इतिहासकारों में मत एकता नहीं है, वो हर अपना अपना संदर्भ दिखाते हैं और उससे अपना जोड़ने का प्रयास करते हैं। हम लोग को भी एक विद्यार्थी के रूप में और एक एग्जाम की तैयारी करने वाले में इस सब के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। टू द पॉइंट, हमको इससे कोई मतलब भी नहीं है। बस इसके बारे में हमको जानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे और क्या क्या काम किए, वो बिहार यानी वो बिहार के इतिहास के एग्जाम से कितना हम लोग के लिए फ्रूटफुल है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। एक फैक्ट आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को इतिहास में मुक्तिदाता कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता कहा जाता है। अब ये मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप लोग भले देखे थे कि जब सिकंदर आक्रमण किया था तो ये पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र को पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में ले लिया था। तो जब जब वहाँ से जब ये मगध के शासक बनते हैं तो जाके वहाँ पे आक्रमण करते हैं और वो पूरी तरीके से उसको पराजित करते हैं। सेल्यूकस निकेटर उस समय वहाँ का शासक होता है, उसको हराते हैं। बदले में समझौता होता है और वो 500 हाथी देते हैं, उसके बदले में 4 प्रांत, काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान और एक मकरान, ये लगभग 5 प्रांत को वो क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, और इस कारण उनको यहाँ के लोगों को आज़ाद कराते हैं। इसलिए इनको मुक्तिदाता के रूप में कहा जाता है। फिर उसके बदले में एक तो अपने सेल्यूकस निकेटर अपने बच्ची का शादी भी इनसे करते हैं, और दूसरा इनको एक विद्वान देते हैं, मेगास्थनीज के रूप में देते हैं। मेगास्थनीज जिसके आप लोग मौर्य इतिहास में बहुत सारे चीज़ों से आप लोग पहलुओं से चर्चा हुई होंगे जब आप तैयारी कर रहे हो। यहाँ पे मैं आप लोग को एक ओवरव्यू बताते चला जा रहा हूँ, मैं बहुत डीपली नहीं जा रहा हूँ कि मेगास्थनीज कौन था, उसने क्या किया, कैसा काम किया, नगर प्रशासन के बारे में कैसा चर्चा किया, कुछ नहीं। मैं आप लोग को बताते चला कि एक आप लोग को जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप उस समय भली भांति से मोटा मोटी उसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपके नज़रों से या कानों से गुजरता चला जाए, ठीक है। तो मेगास्थनीज आते हैं, मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखते हैं इंडिका में आपको पाटलिपुत्र जो है उसको पालीब्रोथा कहते हैं, और वहाँ के जो पाटलिपुत्र है उसके नगर प्रशासन का वो चर्चा भी करते हैं। अब उसके बाद बताया जाता है कि भाई चंद्रगुप्त, जैसा आप लोगों को पता है कि चंद्रगुप्त जैन धर्म से दीक्षित थे और उन्होंने क्या किया, संलेखना किया था। संलेखना का मतलब होता है उपवास के द्वारा शरीर को त्याग देना, और वो कहाँ त्यागे थे, कर्नाटक में श्रवण बेलगोला, आज भी वो एक पहाड़ी है, चंद्रद्वीप पहाड़ी, उन्हीं के नाम पे उनका नाम रखा गया। उसी पहाड़ी के आसपास वो अपना क्या करते हैं, अपना शरीर को त्याग करते हैं, ठीक है। अब एक चीज है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष पटना के समीप कुभरार गांव से मिलते हैं, जिसे खोजने का श्रेय स्पूनर को है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इस पे भी आई कर दीजिए, इस एग्जाम में हो सके तो यहाँ से क्वेश्चन बने। आप एक याद बात है कि चंद्रगुप्त का जो राजप्रसाद का अवशेष है, जो आगे चल के मौर्य काल का भी अशोक का भी साम्राज्य उसमें जुड़ जाता है। उसकी सुंदरता का, उसकी वैभवता का वर्णन फाहियान और सिंह जैसे इतिहासकार भी जो करते हैं, तो वो बताते हैं कि भाई यहाँ पे जो कुम्भरार गांव का अवशेष मिला उसको खोजा कौन है, स्पूनर, जिसको बेर्नार्ड स्पूनर भी कहते हैं, और ये ब्रिटिश इतिहासकार थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखिएगा। उसके बाद इनका उत्तराधिकारी बिंदुसार होता है। बिंदुसार जिसको अमित्रघात, संस्कृत में अमित्रघात और जैन परंपरा में सिंहसेन कहा गया है, और यूनानी स्रोतों में अमित्रोचेटस कहा गया है। इनका 3 नाम था, किनका, बिंदुसार जो 298 से 272 ईसा पूर्व तक शासन करते, उनका 3 नाम, अमित्रघात, जैन परंपरा में सिंहसेन और यूनानी में अमित्रोचेटस था। अब इसका एक सीरिया का सेल्यूसेड राजा था एंटियोकस प्रथम, जिसमें बिंदुसार के पास बहुत अच्छा संबंध था। ऐसा नहीं कि वो उस समय के तत्कालीन राजा, जब भौगोलिक इतनी जटिलता थी कि एक दूसरे से संपर्क साधना काफी कठिन था, उसके बावजूद भी
उस समय के शासक आसपास के राजाओं, मतलब भारत देश है जो अभी की संकल्पना उससे कितना काफी दूर वहां के राजा के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित कर रहे थे। और ये सिर्फ बिंदुसार नहीं, आगे चल के अशोक के भी शासनकाल में दिखता है, और आगे चल के तो धीरे धीरे वो बढ़ते चला जाता है। जो आप जब छठी ईसापुर में जब पूरा व्यापार जब आप पढ़ रहे होंगे हिस्ट्री में, तो आपको पता चला कि कितना आगे चल के दूर देश से मधुर और राजनयिक संबंध स्थापित होते हैं। बिंदुसार इन्होंने क्या किया, एक दरबार में आजीवक संप्रदाय के संबंध पिंगल वत्स नामक एक भविष्य वक्ता रहते थे। आजीवक संप्रदाय जो अभी आप लोग जब आप बिंदुसार के बारे में पढ़ा रहे थे तो उस समय एक व्यक्ति का नाम आ रहा था कि मगध लिच्छवी के संघर्ष में मारे गए थे, वो उनका नाम था मखली गोसार, जो अभी आजीवक संप्रदाय से ही जुड़े हुए थे। अब इसमें इम्पोर्टेंट में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसका है कि इनके शासनकाल में ही अशोक, जब ये बिंदुसार थे तो बिंदुसार ने क्या किया, बहुत सारे प्रांतों में विभाजित किया, और प्रांतों में विभाजित करके वहाँ का जो राजा होते थे, राजपाल होते थे, वो अपने कुमार यानी अपने बेटों को बनाते थे। तो उसी में अवंती में जब विद्रोह हुआ था तो अवंती का वो ये था, अशोक अवंती राष्ट्र का उपराज्य था, और उसी शासनकाल में कहाँ विद्रोह हुआ था, तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। ये क्वेश्चन वीवीआई है, पूछा भी गया है, और बार बार इस पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अशोक जब किस राज्य का राजकुमार था जब तक्षशिला का विद्रोह हुआ था, या किस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। तो तक्षशिला का विद्रोह आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद अशोक बनता है। अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व तक रहता है। ठीक है, अशोक जब बनता है, शासन होता है, तो क्योंकि इनके जानकारी का जो स्रोत है वो मुख्यतः बौद्ध ग्रंथ है, मेगास्थिनिका इंडिका है। कहा जाता है कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इसमें 99 भाइयों का हत्या करके ये क्या हुआ था, सत्तारूढ़ हुआ था। ये किंवदंती है, और ये किंवदंती कितना सही है, किंवदंती है तो सही का तो अब तो अनुमान इस पे होता है, क्योंकि लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने अपने भाइयों से लड़ाई करके सत्तारूढ़ हुए थे, और इसमें उनका मदद किया था एक मंत्री है राधा गुप्त, जो अशोक की सहायता किए थे उत्तराधिकार के संघर्ष में। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट रहेगा कि बिंदुसार का मंत्री जो राधा गुप्त है, उत्तराधिकार के संघर्ष में अशोक की सहायता की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस बार के लिए इंपॉर्टेंट मानिएगा। अब अशोक जो अपने तलवारों के बल पे जो हर राज्य को जीतते जाता था, एकाएक कलिंग युद्ध होता है जिसमें लाखों आदमी मर जाते हैं, लाखों आदमी निर्वासित होते हैं। वहां से उसका हृदय परिवर्तन होता है, और युद्ध के जगह आपको पता है धर्म का क्या करता है, वकालत करता है, धर्म की स्थापना करता है। और उसने क्या किया, साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, लेकिन 261 ईसा पूर्व में कली युद्ध ने उस युद्ध के स्थान पर धर्म विजय नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया। यहाँ से धर्म विजय के लिए, तो धर्म विजय क्या है, शांति, सद्भाव और सह अस्तित्व की भावना का प्रचार करना ही धर्म है। 3 वर्ड में अगर पूछा जाए कि धर्म क्या है, तो शांति, सद्भाव और सह अस्तित्व, ये 3 चीज का डिफाइन करता है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट होता है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक दिखाई पड़ता है, तो वो केवल मस्की शिलालेख है, जो ये कर्नाटक में क्षेत्र है। मस्की शिलालेख में अशोक का नाम क्या पड़ता है, वो अशोक नाम पड़ता है। और भाब्रू शिलालेख में अशोक को मगध के राजा के रूप में पेश करता है। ठीक है, अब अशोक का लिखित नाम देवाराम प्रियदर्शी है। इसका उल्लेख जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 में खोजे गए अभिलेख से होता है। तो अब इनका जो है सबसे पहले, अच्छा, इनका 3 लेख होता है। एक होता है स्तंभ लेख, एक होता है शिलालेख, और एक लेख और होता है, और जिसमें शिलालेख जो होते हैं, जिनको खोजने का काम नाम है उनका क्या, टिफलेंतर या कुछ नाम होता है उनका, इसमें होगा तो दिखाएंगे आप लोग को। टिफलेंतर नाम होता है, वो खोजते हैं, लेकिन उस पहली बार जो लिपि को पढ़ते हैं जेम्स प्रिंसेप के द्वारा लिपि को पढ़ा गया, जो बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने वाला कौन था, जेम्स प्रिंसेप था। अब इनकी 2 रानी थी, एक तिसरखा और एक संघमित्रा।
संघमित्रा करें, तिसरखा और कारुबाकी ऐसे करके दो रानियां रहती है, उसके बाद उनका ये रहता है। तो उस सबसे कोई मतलब नहीं है कि कितनी रानियां थी, कितनी उसकी पुत्रियां थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है। अब एक इम्पोर्टेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि शिलालेख में जो कौन कौन भाषा का प्रयोग किया गया है। शिलालेख मुख्य रूप से प्राकृतिक भाषा, ब्राह्मी लिपि जो पूर्वी भारत में मिलती है, खरोष्टी लिपि पश्चिमोत्तर भारत में है। ये जेपीएससी के क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि खरोष्टी लिपि किस जगह मिलती है। आप जब जेपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा तो वहां पे मिलेगा खरोष्टी लिपि किस जगह मिलती है, तो पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्टी लिपि का प्रमाण मिलता है। जबकि ग्रीक और अरामाइक सीमा प्रांत पे रहता है, जहाँ पे सीमा प्रांत पे जब आप लोग पढ़ रहे होंगे हिस्ट्री में तो उसमें आया होगा सीमा प्रांत पे वो क्या करते हैं, सभी को धर्म के नीतियों के अनुसार चलने की सलाह भी देते हैं, और नहीं करते, अगर नहीं चलोगे तो उसके लिए कुछ दंड का भी प्रावधान करते हैं। बिहार में अशोक के अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख जो बराबर सहस्राम चंपारण से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अशोक ने अपने शासन के 12वें वर्ष में गया में बराबर की पहाड़ियां, कहाँ पे, बराबर की पहाड़ियां में सुदामा गुफा का निर्माण कराया था, उसे आजीविकों को दान दे दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अशोक ने अपने शासन के 12वें वर्ष में गया के समय बराबर की पहाड़ियों में सुदामा गुफा का निर्माण कराया था, आजीविकों को दान दे दिया। ये यहाँ तक आप लोग को इम्पोर्टेंट था। अब इसके आगे और इम्पोर्टेंट हम पढ़ते हैं कि अशोक और कलिंग युद्ध, क्योंकि यहाँ से इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। जो व्यक्ति साम्राज्यवादी और तलवार के बल पे राज्य में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, उसके जगह शांति, सद्भाव और सहस्तित्व की बात करने लगता है। तो कलिंग युद्ध जो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध होता है, जहाँ पे भीषण उनका होता है युद्ध, और इनसे हृदय परिवर्तन होता है और बौद्ध धर्म अपना लेता है। और इनको बौद्ध धर्म में दीक्षित कौन करता है, उपगुप्त करते हैं। कौन करते हैं, उपगुप्त, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अशोक द्वारा जारी किए गए रूमन देवी अभिलेख से प्रमाण मिलता है कि अशोक ने महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान पर भूमि कर में कमी कर दी थी। एक बात याद रखिएगा कि अशोक उतना बड़ा बौद्ध धर्म का समर्थक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरी तरीके से लगान मुक्त नहीं करता। जैसे आजकल हमारे साथ आजकल हमारे प्रधानमंत्री या जो शासक हैं वो क्या करते हैं कि भाई चलो है माफ कर देते हैं, लेकिन उस समय सोचिए कि कितना प्रगतिशील सोच था कि हमें कर माफ नहीं होती थी, आपको उस कर को देना पड़ता था, चाहे वो कुछ रहे। ठीक है, अब उसके द्वारा जो बौद्ध धर्म प्रचार है उसके प्रचार अपनाए गए साधन है। एक बार इसको सरसही निगाह से डाल दीजिएगा कि धर्म यात्राओं का प्रभाव, राज्य के पदाधिकारियों का नियुक्ति, दिव्य रूपों का प्रदर्शन, लोकोपाकृता का कार्य, धर्म लिपियों का खुदवाना, दान व्यवस्था, धार्मिक पथ प्रदर्शन, ये 12 तरह का कुछ काम किए गए हैं। यहाँ से आपको कुछ काम नहीं मिलेगा, अगर बनेगा भी तो स्टेटमेंट बाय क्वेश्चन बनेगा और उसमें 2-4 रहेगा। तो आप हमेशा देखिएगा जब स्टेटमेंट बाय क्वेश्चन बने तो पॉजिटिव रहे तो उसको हमेशा यस ही मानिएगा और उसको टिक करिएगा यस में। फिर है धर्म प्रचार हेतु धर्म श्रवण तथा धर्मोपदेश का व्याख्या किया। अशोक के 14 शिलालेख मिलते हैं। 14 शिलालेख में कोई इंपॉर्टेंट हमको नहीं लगा कि अब इसको कौन शिलालेख कहाँ पे है, ये बस एक सरसही निगाह से देख लीजिएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि प्राकृतिक भाषा ब्रह्मलिपि पूर्वी भारत, खरोष्टी लिपि पश्चिमोत्तर भारत, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि अशोक द्वारा भेजे गए बौद्ध धर्म प्रचारक, हमको किसी से मतलब नहीं है, बस एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, महेंद्र और संघमित्रा जो श्रीलंका गए थे। ये हमेशा पूछता है और इसको याद करने का कोशिश कीजिएगा कि इसमें इंपॉर्टेंट है कि कौन बौद्ध धर्म प्रचारक कहाँ गए थे, तो महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका गए थे। बाकी अगर दूसरा अगर थोड़ा देखना होगा तो सोनउत्रा स्वर्ण भूमि गए थे। ये 2 याद रखिएगा, बाकी आप यहाँ से ओवरव्यू करके निकल जाएगा, लेकिन ये 2 कोशिश कीजिएगा, इसको याद रखने का कोशिश कीजिएगा। अशोक के शासनकाल में प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे, तो इसमें एक राजू को याद करिएगा और दूसरा प्रादेशिक, जो आजकल के डीएम कहलाते हैं वो जिले का पदाधिकारी, वो प्रादेशिक कहलाता था उस समय, और राजू प्रांतीय स्तर का उच्च अधिकारी था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब धर्म क्या है, धर्म तो आपको बताया कि धर्म का है, तो इसको अशोक के दूसरे तथा 7वें स्तंभ में धर्म का वर्णन मिलता है।
ये बस आप सरसरी निगाह से देखते हुए निकल जाएगा, क्या सिद्धांत है, क्या है, कैसे है, ये सब नहीं है। बस अशोक जो मिस्र नरेश टॉलमी फिलोडेल्फस के समकालीन था, उसके दरबार में राजदूत भेजा था। इसके पहले हम बताए कि सीरिया का राजा क्या करता है, उनके दरबार में, किसके दरबार में, अजातशत्रु के दरबार में भेजता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे फिलोडेल्फस है जो मिस्र का राजा है, इनके दरबार में भेजते हैं, यानी विदेशों से संबंध इन लोग का बहुत बेहतर है। अब यहाँ से हम लोग को देखते हैं कि अशोक के शिलालेख के बारे में बताते कि अशोक का शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ अशोक ने किया। अगर भारत के संदर्भ में सबसे पहले, ऐसा नहीं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले अशोक ने किया, अशोक से पहले शिलालेख का प्रयोग और भी राज्य कर चुके थे, जैसे यूनानी लोग हैं वो कर चुके थे, लेकिन भारत में जो सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन हुआ वो अशोक के शासन काल में हुआ, जिसमें ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। अशोक के शिलालेख को 3 भाग में बांटा जाता है, एक तो शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, ये इंपॉर्टेंट है। शिलालेख को देखिए, आप लोग से भी हम बोल रहे थे कि कुछ टिफ्लेंसर है, तो देखिए पैड्रे टिफ्लेंसर जो था इसके शिलालेख का खोज किया था, ठीक है, लेकिन पढ़ा कौन था, जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था, जिसको 1837 में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का क्लियर है। अब अशोक के शिलालेख में गुर्जरा, मध्य प्रदेश के दतिया जिला, सासाराम बिहार, अब ये सब कहाँ क्षेत्र में कौन इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार सही निगाह से देखते चल जाइएगा। अगर क्वेश्चन इसके अनुसार आप लोग को जो मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में देखिएगा कि इस तरीके का है क्वेश्चन है कि नहीं, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं ही रहता है। अब आपको एक चीज हम यहाँ से इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट जो है वो है अशोक के स्तंभ में प्रमुख कलाकृतियां। ठीक है, मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूं जहां से क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग बस ये फोकस कीजिए कि हमको क्वेश्चन देखना है टू द पॉइंट, कि यहाँ से क्वेश्चन बराबर बनता है उस जगह से आप एक्सरसाइज। बाकी आप लोग के पास है मैटर और भी बहुत सारा किताब होगा, लेकिन ये जो आपको पीडीएफ मिलेगा इसमें आपको टू द पॉइंट है, और कोई भी इधर उधर घुमा गई बातें नहीं है, जो क्वेश्चन है उसी के अनुसार इसको पूरा तैयार भी किया गया है। ठीक है, तो देखिए बसाड़ स्तंभ में सिंह का, शंकिसा में हाथी का और रामपुरवा में सांड का। बाकी लौड़िया, नंदनगढ़, सांची, सारनाथ, ये सब में क्या मिले हैं, सिंह का प्रमाण मिला है, और सारनाथ में गज, अश्व और सिंह की आकृतियां का उत्तर, जो आजकल जो हम लोग हमारे जो देश का राष्ट्र चिन्ह है अशोक स्तंभ, वो सारनाथ से ही लिया गया है और सारनाथ का ही वहां पे दिखता है। अब यहाँ पे एक है अशोककालीन प्रांत राजधानी, इसको एक बार सर आप लोगों को सबको मालूम ही होगा, लेकिन एक सर सही निगाह से देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मुक्ता बनता है उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, और प्राच्य व मध्य पाटलिपुत्रा, ये और कलिंग प्रात कौशाली तो याद है, ये 2-3 आपको क्या करना है, याद रखना है, यहाँ पे चीज है। अशोक आपको पता है कि मस्की अभिलेख है, जिसमें मास्की अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, उसके बाद आपको और गुर्जरा अभिलेख में मगध के राजा सम्राट के रूप में अशोक का वर्णन मिलता है। अब यहाँ से मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ था, जिसकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, और पुष्यमित्र शुंग क्या करता है, किस वंश की स्थापना करता है, शुंग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना करता है। बस इस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि शुंग वंश बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश का स्थापक कौन करता है, पुष्यमित्र शुंग, और इसका अंतिम शासक देवहूति था, और इसके बाद कर्ण वंश का प्रशासन स्टार्ट होता है। कर्ण वंश के स्थापक कौन थे, वसुदेव थे। तो यहाँ पे सिर्फ संस्थापक के स्तर पे क्वेश्चन बचता है। और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखें कि कुषाण नरेश कनिष्क ने पाटलिपुत्रा पे आक्रमण किया तथा यहाँ से महात्मा बुद्ध का एक जलपात्र एवं प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने साथ ले गया था। तो ये करीब प्रथम शताब्दी इस शताब्दी में किया था, और कनिष्क ने यहाँ से इनको ले गया था, कौन, अश्वघोष को। ये शायद पटना के आसपास बिहटा के क्षेत्र में कहा जाता है कि बिहटा के क्षेत्र में अश्वघोष थे, यहीं से इनको उठा के ले गया था। ठीक है, अश्वघोष ने अपने पुरुषपुर में अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया। उनकी राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर, जहाँ पे ये था। तो एक तरह से आप मोटा मोटी आपने इतिहास पढ़ा, तो हम देखेंगे कि अगर वंश के तौर पे पढ़े तो कौन कौन पढ़े, पहला पढ़े हर्यक वंश, दूसरा कौन वंश पढ़े, उसके बाद हम हर्यक वंश, उसके बाद हम दूसरा पढ़े कौन, हर्यक वंश के बाद कौन था,
हाँ, हाँ, उसके बाद पढ़े हर्यक वंश। उसके बाद कहाँ लिखा था? राज्य पे साम्राज्य करने वाले प्रमुख राजा या मगध साम्राज्य पे शासन करने वाले। अब यहाँ से क्या होगा कि आपको एक सजाने के फॉर्मेट में दे दिया जाएगा। पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश और चौथा चौथा मौर्य वंश, पांचवा शुंग वंश और छठा कर्ण वंश। अब यहाँ से आपको एक सजाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो इस तरीके से आप लोग इसको क्या करते हैं, सजा देते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है छठी शताब्दी, जब महाजनपद का उदय, जब महाजनपद में जब राजनीतिक हलचलें हो रही थी, जब तीन साम्राज्य अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे थे, उसी समय धर्म के अंदर भी क्या चल रहा था, एक हलचल चल रही थी। और वो धर्म में दो धर्म उठ के आते हैं, एक आते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म, क्योंकि दोनों का उदय बिहार से हुआ, इसलिए आपके एग्जाम में भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से बराबर क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम देखें कि पहला बौद्ध धर्म, तो इसमें बौद्ध धर्म में जो इनके संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध है। संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध है। तो जब गौतम बुद्ध है तो गौतम बुद्ध के बारे में ही आधा से अधिक होगा और कुछ इनके सिद्धांत होंगे, कुछ उनके सिद्धांत होंगे और कहाँ कहाँ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है उसके बारे में एक ओवर व्यू होगा। तो तीन चार चीज बातें इसमें ये रहेगा। गौतम बुद्ध है तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ अपना ये, अगर वो 29 वर्ष के घर में गृह त्याग करते तो उसको महापरिनिष्क्रमण कहा जाता है। उसके बाद अगर उपदेश देते हैं तो उपदेश देते हैं तो उनको क्या कहा जाता है। और तीसरा जब वो मृत्यु को लगाते हैं तो महापरिनिर्वाण करता है। और उसके जीवन से जुड़े हुए कमल, सांड, ये सब जो घोड़ा, ये किनके किनके प्रतीक हैं, ये आप लोग इतिहास में भली भांति से पढ़े होंगे। और यहाँ पे ओवरव्यू आप लोग को हम उतना देते चले जाएंगे कि भाई क्या क्या है, आप लोग एक सही निगाह से देखते चले जाइएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। अभी आपको हम बताए थे कि अशोक जब यहाँ पे गया था तो यहाँ पे एक भी कर माफ नहीं किया था, लेकिन याद दिया था लेकिन माफ नहीं किया था। ठीक है, उनकी माता महामाया और मौसी महाप्रजापति गौतमी ने क्या किया था, पालन पोषण किया था। 29 वर्ष की जब आयु में जब वो घर त्याग करते हैं तो महापरिनिष्क्रमण कहलाता है। और इनको सबसे पहला जो दर्शन जिससे वो बातचीत करते हैं वो गुरु होते हैं रुद्रक और अलार कलाम, जो सांख्य दर्शन के क्या होते हैं, विद्वान होते हैं, उनसे इनकी पहली मुलाकात होती है। और जब ये 35 वर्ष की आयु में लगभग 49वें दिन, जब वो 35 वर्ष की आयु में प्रवेश करते हैं, उसके 49वें दिन बोध गया में जो पीपल वृक्ष है उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और वहीं से वो तथागत कहलाते हैं। तथागत कहलाते मतलब उनको ज्ञान हो जाता है या गौतम बुद्ध कहलाते हैं। अब यहाँ के बाद वो प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं, ऋषिपटन, जो आज के डेट में सारनाथ है, वहाँ पे क्या करते हैं, पहला उपदेश देते हैं। और इनका जो पहला उपदेश है वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। जब वो घर त्याग दिए तो महापरिनिष्क्रमण कहलाए, जब वो पहला उपदेश देते हैं तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। ठीक है, और जब वो अपना शरीर त्याग करते हैं, जब उनका देहांत होता है तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि भाई पहला उपदेश तो आनंद को दिए थे, पहला उपदेश जो उनका शिष्य है आनंद थे, लेकिन अंतिम उपदेश किसको दिए थे, तो अंतिम उपदेश सुबक्ष को दिए थे। आप इसको इंपॉर्टेंट मान के रखिएगा, VI इसको VI कर लीजिएगा कि अंतिम उपदेश किसको दिए थे, तो वो सुबक्ष को दिए थे। अब ये महात्मा बुद्ध के अनुयायी 4 भाग में विभाग थे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस ये मतलब है कि एक शुद्ध पिटक है, एक विनय पिटक है। तो शुद्ध पिटक क्या है, विनय पिटक क्या है, प्रथम बौद्ध संगति में आनंद ने इसका पाठ किया था और दूसरा उपालि ने विनय पिटक का ये किया था। ठीक है, अब इसके बाद महायान संप्रदाय का स्थापना उद्भव प्रथम शताब्दी से हुआ है और इस संप्रदाय की स्थापना नागार्जुन के द्वारा की गई थी। ये आपको इसको VI कर लीजिएगा कि यहाँ पर क्या है, अपना ये है। अब ये बौद्ध संघ में लाए गए प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहते हैं और हीनयान महायान बौद्ध ये सब संप्रदाय है। तो ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना ज्यादा कि नहीं कि इस पे क्वेश्चन बन जाए, लेकिन ये आपको महायान संप्रदाय का उद्भव ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अब एक चीज और है कि हीनयान संप्रदाय के लोग पाली भाषा का प्रयोग करते थे और महायान संप्रदाय के लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे।
ठीक है। दीपवंश और महावंश जो इनका एक ये है किताब है, इसकी रचना श्रीलंका में हुई थी। तो जन्म हुआ 563 में। जन्म स्थान कपिलवस्तु। पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल। मृत्यु 483। मृत्यु स्थान कुशीनारा। एक ओवरव्यू ऐसे करके निकल जाइएगा। ठीक है। अब बौद्ध साहित्य त्रिपिटकों में समाहित है। तो त्रिपिटक क्या है? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अधिगम पिटक। ठीक है। तो विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुनियों के संग उनके दैनिक जीवन समझ के नियमों का वर्णन है, जबकि जबकि शुद्ध पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का और अधिगम पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन किया गया है। ये आपको हिस्ट्री में पूछे या सामान्य इतिहास में पूछे या बिहार के इतिहास में इसको समझे, मगर ये तीनों किताब को एक मोटा मोटी देख, क्योंकि अब जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा डीप जाके क्वेश्चन होगा। अब ये सतही नहीं कि लूसेंट से क्वेश्चन आया और डाल के निकल गए, अब आपको थोड़ा सा डीपली जाके उस चीज को बिहार को पढ़ना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। प्रथम बौद्ध संगति है, द्वितीय बौद्ध संगति है, तृतीय है, चतुर्थ है। मैं मानता हूँ कि आप लोग को पूरी तरीके से याद होगा, क्योंकि ये आप लोग जब इसकी तैयारी यूपीएससी की कर रहे हैं तो आपको इसको पूरा याद होगा। अब उद्देश्य क्या है, ये सब को एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। अब आते हैं जैन धर्म और महावीर। ठीक है। तो जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 24वें। और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिसमें पार्श्वनाथ। 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी प्रमुख है। सबसे अंतिम तीर्थंकर स्वामी महावीर स्वामी है। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी की, अब ये सब हमको 30 वर्ष की अवस्था में 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को वैराग प्राप्त हुआ था और 24वें से, लेकिन हम लोग को यहाँ से 24वें से याद रखना है कि प्रथम कौन थे। अगर फैक्चुअल पूछेगा तो वो सामान्य इतिहास में होगा, लेकिन क्योंकि बिहार का इतिहास है तो बिहार के इतिहास में ज़्यादा जो फोकस होगा वो आपको होगा जैन धर्म महावीर स्वामी पे प्रमुख होगा। तो महावीर अभी तक वो चला जो आ रहा था, महावीर स्वामी के बारे में महावीर स्वामी के बारे में चल रहे थे। अभी तक हमने क्या किया, गौतम बुद्ध को खत्म किया, यानी गौतम बुद्ध के पढ़ाई यानी चैप्टर को खत्म किया, ना कि गौतम बुद्ध को खत्म किया। तो गौतम बुद्ध को अपना एंडिंग हुआ उनका एक्सरसाइज। अब हम महावीर स्वामी के बारे में कुछ फैक्ट को जानेंगे। महावीर स्वामी का जो माता का नाम त्रिशला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था, और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी को कैबलिन कहा गया, जबकि वहाँ पे महात्मा बुद्ध को क्या कहा गया था? तथागत कहा गया था। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उनको तथागत कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जब ज्ञान की प्राप्ति होती है उनको कैबलिन कहा जाता है। ठीक है। जैन धर्म परंपरा के अनुसार जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प का, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह श्री है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था, और इनका क्या था? श्री था। ठीक है। और महावीर स्वामी की माँ किस लिच्छवी नरेश चेटा की बहन थी। बौद्ध साहित्य के महावीर स्वामी का निगट नाथ पुत्र तथा निर्गंथ सात पुत्र भी कहा गया है। तो बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को क्या किया गया है? निगंठ नाथ पुत्र भी कहा गया है। तो महावीर स्वामी जो के बारे में एक चीज याद रखिएगा, एक तो पहला नाम इनको कैबलिन कहा गया ज्ञान के कारण, और बौद्ध साहित्य में इनको निगंठ नाथ पुत्र कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। आज भी पावापुरी हम लोग के लिए यानी बिहार वासियों के लिए एक प्रसिद्ध धर्म स्थल है, और आप पावापुरी से तीर्थाटन के लिए बहुत लोग आते हैं। आप लोग पर्यटन के स्तर से भी उस जगह पे घूमने जाते हैं, और घूमने जाना चाहिए भी आप लोग को। और पावापुरी जाके आप वहाँ पे जैन संघ के आप धर्म को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। अब ये चतुर्विध संघ क्या है, तो आगे चलकर महावीर स्वामी जैन संघ को 4 श्रेणियां भिक्षु भिक्षुणी श्रावक श्राविकाओं को चतुर्विध संघ कहा गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि चतुर्विध संघ क्या है, तो समाज को जो 4 श्रेणी में बांटे वही चतुर्विध संघ कहलाया। ठीक है। जैसे वहां पे उनका गौतम बुद्ध के आनंद उपाली ये सब उनके सहयोगी थे, और श्री गोसाल महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी थे। और कहा जाता है कि अपना सबसे पहला उपदेश अपने दामाद जमाली, शायद जमाली नाम है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, उनको वो पहला उपदेश देते हैं। ठीक है। कहा एक क्वेश्चन यहाँ और इम्पोर्टेंट हो जाता है
कि किसके आज्ञा पाकर महावीर स्वामी ने घर त्याग दिया था। जबकि आप गौतम बुद्ध को देखते हैं कि वो घर त्याग क्यों करते हैं, उनको क्या हो जाता है, मोह भंग हो जाता है अपने साम्राज्य में रहने से, या जो भी उनका था वो सांसारिक जो दुनिया थी उससे उनका मोह भंग हो जाता है, इसलिए वो छोड़ते हैं। लेकिन ये महावीर स्वामी के जो इनके अग्रज थे नंदीवर्धन, उनकी आज्ञा पाकर ये घर त्याग करते हैं और ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल जाते हैं। ठीक है। अब इन्होंने जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माता ईश्वर नहीं बल्कि सृष्टि का निर्माण छह द्रव्यों जीव, अधर्म, उद्गल, आकाश, धर्म और काल से मिलकर जो सांख्य दर्शन है, कहा जाता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत हद तक सांख्य दर्शन के काफी निकट है। तो ये सांख्य दर्शन जब पढ़िएगा तो वहां पे सृष्टि का निर्माण वहीं पे होता है। तो इसलिए ये लोग कहा जाता है कि ईश्वर को नहीं मानते हैं और ये नास्तिक धर्म में भी ये लोग आते हैं। अब प्रत्यक्ष, अनुमान और तिरंकर ये सब क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा और आप लोग इस पे उतना नहीं दीजिएगा ध्यान कि अब ये सब क्या क्वेश्चन है। बस मोटा मोटी ये याद रखना है कि उनका सम्मेलन कौन कौन था और उनका प्रसिद्ध जो उनका किताब है, 2-3 बुक है, उसको ध्यान रखिएगा। जैसे भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, और एक है भगवती सूत्र जिसमें 16 महाजनपद का चर्चा मिलता है। वो 2 बुक उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी जो प्रथम जैन सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ और द्वितीय जैन सम्मेलन वल्लभी में हुआ, इसमें स्थूलभद्र रहते हैं और इसमें देवर्षि समासवन क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। और इसका जैन धर्म के 12 इसमें जैन धर्म के 12 कार्यों का क्या किया जाता है, अंगों का संपादन किया जाता है। और जैन धर्म का पहला ही सम्मेलन में श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो जाता है। तो मोटा मोटी इनका जो हम लोग जैन धर्म में जो हम लोग पढ़े कि इनमें 2 इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म को लेके क्या है, उनका 2 बुक है प्रसिद्ध, एक तो कल्पसूत्र है एक और एक भगवती सूत्र है। और उसके बाद इसमें इनका जैन सम्मेलन कहाँ हुआ था ये, और उनको केवलिन क्यों कहा जाता है, किसकी आज्ञा से वो घर त्याग किए। यही 2-4 बात जो बिहार के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब आते हैं गुप्तकालीन बिहार। जैसा कि हमको पता है, जैसा कि आप लोग भी भली भांति इस चीज से परिचित है कि जो एंशियंट हिस्ट्री है वो करीब करीब बिहार का एंशियंट हिस्ट्री ही वो भारतीय इतिहास के प्राचीन इतिहास को भी क्या करता है, उससे जोड़ता है। तो गुप्तकालीन बिहार तक वो करीब करीब एक ही रहता है। जो हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं या वो बिहार के इतिहास भी पढ़ते हैं, दोनों का समन्वय या दोनों एक ही तरह का चीज दिखता है। तो गुप्तकालीन बिहार में हम मगध में गुप्त राजवंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई, और लेकिन इसके वंश का वास्तविक संस्थापक घटोत्कच था। घटोत्कच जैसा नाम से उल्लेख है, पता नहीं कि ये सही है कि नहीं, लेकिन भीम का पुत्र को घटोत्कच कहा जाता था। अब शायद वो घटोत्कच है, कौन घटोत्कच है मुझे मालूम नहीं, लेकिन घटोत्कच यहाँ पे दिया है। ठीक है। अब इसका जब वास्तविक जो शासक था चंद्रगुप्त प्रथम से इसका गुप्त वंश का वास्तविक स्टार्ट होता है, जहाँ पे क्या होता है, साम्राज्य अपना धीरे धीरे आकार लेता है और एक सम्राट के नेतृत्व में ये आगे बढ़ता है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश का ये तीसरा सम्राट था, जिसने पाटलिपुत्र महाराज धीराज की उपाधि धारण की था, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। ठीक है। और जब वो सिक्का जारी करता है, कहा जाता है कि सोने का सिक्का सबसे प्रथम जारी करने वाला भारतीय शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रचलन भी, क्योंकि जब जिस समय ये सत्तारूढ़ होते हैं 320 ईस्वी में, तो वहां से गुप्त संवत की भी शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद इनका शासक होता है समुद्रगुप्त, जो भारत के नेपोलियन के नाम से विभूषित था। हिंदू धर्म विष्णु का उपासक चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त उसके मृत्यु भारत में नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त प्रसिद्ध होता है। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिसेन उनका किनके दरबारी कवि थे, वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, जो इनके राज्यारोहण, विजय, साम्राज्य होता है, सब के बारे में वो विस्तार से बताते हैं। कौन? हरिसेन। ठीक है। समुद्रगुप्त को एक सफल प्रशासक, संगीतज्ञ, कवि था, विद्या का संरक्षक माना जाता है। एक सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया। यानी ये यहाँ भी बराबर क्वेश्चन भारतीय इतिहास से पूछता है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि किनके सिक्के पर बीना बजाते हुए किस शासक का सिक्का है, तो वो समुद्रगुप्त का है। ठीक है। अब इनके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। रामगुप्त की हत्या, ये क्वेश्चन
पिछला बार पूछा था बीपीएससी में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। रामगुप्त की हत्या का उसकी पत्नी ध्रुव स्वामी से विवाह कर चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासनारूढ़ हुआ। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा था और इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रामगुप्त की हत्या का उसकी पत्नी ध्रुव स्वामी से। इसने शकों की शक्ति को सीमित किया था, मालवा स्वराज को विजित किया। नागवंशीय कन्या कुबेर नाग से प्रभावती पुत्री हुई, जिसका विवाह बागटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से करता है। और एक समय था कि बागटक जो सम्राट था उसकी वो बहन जो थी प्रभावती गुप्त, वो उसको क्या करती है, चलाती भी है। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय कला साहित्य संस्कृति का संरक्षक था। इसमें नवरत्न का जो संकल्पना है इनके दरबार में थे। कालिदास, ब्राह्मणि, छपनाक, पैतलाक, शंकु, घटकपर, भरूची, धनवंतरी, अमर सिंह जैसे विद्वान क्या थे, सम्मिलित थे। इन्हीं के शासनकाल में, किनके, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आते हैं, फाहियान भारत आते हैं और पाटलिपुत्र के गौरव का वर्णन करते हैं और ये बताते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय काल में राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैनी ले जाए गए। अब यहाँ से आप एक बात याद रखिएगा कि पूछेगा कि किसके शासनकाल में राजधानी का स्थानांतरण उज्जैनी हुआ, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में क्या हुआ, राजधानी उज्जैनी क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ या हस्तांतरण हुआ या स्थानांतरण हुआ, सॉरी स्थानांतरण हुआ। इसने उत्तरापथ अवंती के सच छत्रों विनाश करके विक्रमादित्य, अब ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उत्तरापथ और अवंती के सच छत्र को, जो उस समय बाहरी जो आक्रमणकारी शक, उसको पराजित करते हैं और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। चंद्रगुप्त के सिक्कों पर महाराज धीराज चंद्रगुप्त परम भागवत का भी क्या रहता है, शब्द अंकित रहता है। इसके बाद कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो है नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर है। कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार, जिसको आज के डेट में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, यहाँ पे ये स्थापना करते हैं। ये और बाकी उसके बाद स्कंदगुप्त, बुधगुप्त, भानुगुप्त जो इसका अंतिम शासक था, बहुत सारे शासक होते हैं, लेकिन कुमारगुप्त स्पेशली नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना से लेकर इनका महत्व बढ़ जाता है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है, क्यों, एक तो राजनीतिक सुदृढ़ता, आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक विकास, इस सब के कारण क्या कहा जाता है, स्वर्णयुग कहा जाता है। गुप्त काल में पाटलिपुत्र मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था। सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ मंदिर था, कहलगांव के समीप स्थित गुहाएं गुप्त काल में निर्मित हुई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ मंदिर था, कहलगांव के समीप स्थित गुहाएं गुप्त काल में निर्मित हुई थी। नौलागढ़ से गुप्त काल की मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। सुल्तानगंज से 2 मीटर ऊंची धातु मूर्ति प्राप्त हुई है। बोध गया का महाबोधि मंदिर का निर्माण, बोध गया का महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। ये भी आई कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजगिरी में मनियार मठ, बोध गया महाबोधि मंदिर, ये सब किसके शासन काल में हुआ है, गुप्त शासक के शासन काल में हुआ है। ठीक है। इस तरीके से गुप्त काल का हम करीब करीब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक है। गुप्त काल में यही से इंपॉर्टेंट है, एक बार सर से निगाह से जो आपको इंपॉर्टेंट लगा मैंने इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन बता दिया है। और इसमें ये है, हर्षवर्धन किसके समय आया, चीनी यात्री वेनसांग के भारत आया था। 6 वर्षों तक इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री 1770 ईस्वी में नालंदा आया था। उसके बाद तो इसमें हम ध्यान रखिएगा, तीन हो गए, एक तो पहला हो गया फाइयान, दूसरा हो गया कौन, दूसरा हो गया हेनसांग, तीसरा ईस्ट सिंह। ये 3 यात्री आज कौन चीनी है, वो महायान यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और इसके बारे में ये होता है। कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारी हैं जो आप लोग को देखना होगा। तो अगर इसमें मेरे हिसाब से अगर पूछेगा तो एक अच्छा पटलिक, अग्रहारी और पुष्पपाल। पुष्पपाल क्या होता है, आज भी हमारे गांव में पुष्पपाल का उल्लेख होता है। तो जमीन का जो लेखा जोखा रखने वाला था वो, और ध्रुवाधिकरण जो कर वसूली विभाग का प्रधान था। ठीक है। अब यहाँ तक ये गुप्त काल समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम लोग पाल कालीन लगभग 750 यानी 8वीं शताब्दी में प्रवेश करते हैं। और 8वीं शताब्दी में पाल कालीन बिहार, जहाँ पे 8वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी भारत में पाल वंश का ये होता है, अभ्युदय होता है, जिसका संस्थापक गोपाल था। गोपाल के बारे में कहा जाता है मत्स्य न्याय के द्वारा लोगों को वहाँ जो वहाँ शांति था, जो अराजकता फैला था, उस अराजकता से लोगों को मुक्ति दिलवाया।
गोपाल का पुत्र धर्मपाल था, जिसने कन्नौज संघर्ष, जो इसको त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष भी करते हैं। और उस त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले धर्मपाल क्या होता है, शामिल होता है। धर्मपाल को कन्नौज के भव्य आयोजन किया जाता है, जहाँ पे उसको उत्तरापद स्वामी, अगर पूछा जाए कि उत्तरापद स्वामी किसको कहा गया था, तो धर्मपाल को कहा गया था। पाल शासक कौन थे, बौद्ध धर्मावलंबी थे। और इस समय आप देखिएगा जो बौद्ध धर्म थे वो महायान, महायान के ज्यादा फॉलोअर थे। और इस समय महायान अपने, महायान धर्म जो था अपने चरमोत्कर्ष पे दिखाई पड़ता है। ठीक है। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर, जो सोमपुरी पहाड़पुर के आसपास है, गया पहाड़पुर महाविहार विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना की तथा नालंदा बिहार को 200 ग्राम दान स्वरूप किया। किसने, धर्मपाल। धर्मपाल ने दो काम किया, एक तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया, दूसरा सोमपुरी महाविहार का, और तीसरा जो नालंदा महाविहार था उसको 200 ग्राम दान के स्वरूप किया था। उसके बाद धर्मपाल के पश्चात देवपाल आते हैं और इस वंश के शासक होते हैं, लेकिन उसकी मृत्यु पश्चात मिहिर भोज मंद्र और महेंद्रपाल में फिर क्या करते हैं वो लोग, इस क्षेत्र पे बिहार पे अधिकार कर लेते हैं। इसके पश्चात महिपाल प्रथम, द्वितीय पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, कौन, महिपाल प्रथम। उसके बाद धीरे धीरे बिहार जो होता है वो कमजोर होते चला जाता है, फिर वो तुर्कों के प्रभाव में पाल वंश जो है वो बंगाल जो क्षेत्र है, बंगाल बिहार का, वो तुर्कों के शासन में चला जाता है। यहाँ तक हो गया पाल वंश, ये खत्म हो। तो पाल वंश में इंपॉर्टेंट 3 चीज देखे। एक तो देखे गोपाल, गोपाल जो इसका संस्थापक था। दूसरा देखे धर्मपाल, धर्मपाल देखे। और तीसरा जिसको उत्तरपद स्वामिनी, यानी इसका सबसे प्रतापी शासक था। फिर उसके बाद तीसरा हम जो देखे, उसके बाद हम देखे धर्मपाल, उसके बाद हम तीसरा शासक देखे महिपाल, जो द्वितीय पाल वंश का संस्थापक कहलाता है। ये 3 शासक यहाँ का क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आते हैं मिथिला का कर्नाट शासक। मिथिला का कर्नाट शासक जो यहाँ से है एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछला बार इसका पूछा था कि इसका संस्थापक कौन थे, तो नान देव थे। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे, नान देव थे। नान देव ने इसमें 1098 से 1133 तक शासन किया और उसे नेपाल के क्षेत्र को विजित किया और कर्नाटकुल भूषण की उपाधि धारण की। अगर पूछा जाए कि कर्नाटकुल भूषण की उपाधि किसने धारण की, तो नानदेव ने धारण की। नानदेव का पुत्र गंगदेव जो योग प्रशासक था, जिसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी। कहाँ थी, सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान नेपाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। जब बख्तियार खिलजी आक्रमण यहाँ करता है तो ये कर्नाट वंश का शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना देकर संतुष्ट किया। नानदेव जब के मृत्यु के बाद उसका जब यहाँ पे एक आता है नरसिंह देव, जब कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी आक्रमण किया था तो उस समय इन्होंने क्या किया था कि भाई नजराना देके कि भाई तुम हम पे आक्रमण मत करो, और इसको नजराना देकर संतुष्ट किया था और वापस भेज दिया था। उस समय नरसिंह देव का तिरहुत और दरभंगा क्षेत्र पर अधिकार था। ठीक है। फिर आगे चल के तुर्क प्रांति द्वारा भी इस क्षेत्र पे धीरे धीरे सैनिक अभियान करके आक्रमण करके इसको भी इसमें आप उस समय का शासक कौन था उसमें मिला दिया जाता है तुर्क शासनकाल। फिर उसमें तिब्बती इतिहासकारी धर्मस्वामी भी इसके बारे में वर्णन करता है कि भाई ये सब जो उस समय आक्रमण किए थे उसके बारे में चर्चा करता है। इस तरीके से आप लोग का जो इम्पोर्टेंट है वो करीब करीब इसमें हो चुका है। तो बिहार का इतिहास आप लोग का एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मैंने कोशिश किया कि बिहार के इतिहास को एक बार आप सही निगाह से देखते चले जाइए। जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है, आप उसको देख के चलिए।